कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एहसास के बात पर रूहानी को निष्कर्ष का मैसेज याद आया कि रूहानी को एहसास की किसी भी चीज़ पर मना नहीं करना है। उसे एहसास को खुश रखना है, उसकी हर एक बात माननी है। इसलिए एहसास को ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। एहसास मुस्कुराया और बोला, अगर तुम यहाँ पर खड़ी रही तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रूहानी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, लेकिन अचानक ही वो बेहद मासूमियत से बोली, मैंने ब्रश नहीं किया। एहसास भी बड़े ही क्यूट अंदाज से बोला, तो मेरा बच्चा ब्रश करेगा? रूहानी बिल्कुल खामोश रही। एहसास ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे यूं ही अपने साथ लेकर वॉश बेसिन के सामने खड़ा हुआ और फिर खुद ब्रश पर टूथपेस्ट लगाने के बाद अपने हाथ से रूहानी को ब्रश करवाने लगा। रूहानी खुद को आईने में देख रही थी। एहसास का हाथ अभी भी उसके पेट पर था और रूहानी के कपड़े पूरी तरह से गीले थे, जिसकी वजह से उसके बदन से ही चिपके हुए थे। उसने रूहानी को ब्रश करवाया। रूहानी ब्रश करने के बाद एहसास की तरफ देखते हुए बोली, आप ब्रश नहीं करेंगे क्या? एहसास तुरंत बोला, मैं भी करूँगा ना। ये बोलकर उसने भी उस ब्रश पर वापस टूथपेस्ट लगा दी तो रूहानी झट से बोली, ये मेरा ब्रश है। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुमसे पहले ये मेरा ब्रश था, और जब तुम मेरी हो तो क्या तेरा और क्या मेरा रूह, जो भी हमारा ही तो है। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुमसे पहले ये मेरा ब्रश था, और जब तुम मेरी हो तो क्या तेरा और क्या मेरा रूह, जो भी है हमारा ही तो है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से रूहानी को आईने के सामने घुमा दिया। उसकी बातें सुनते हुए रूहानी का दिल अब एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। इसलिए वो जल्दी से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही एहसास के सामने से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रूहानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनों को रोक लिया हो। उसने बड़ी मुश्किल से पलटकर एहसास की तरफ देखा। एहसास उसे देखते हुए बोला, डोंट वरी, यहाँ पर नहीं रोक रहा हूँ, बस इतना पूछ रहा हूँ कि पहनोगी क्या। रूहानी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसे नहीं पता था कि उसे क्या पहनना है। उसने अभी तक अपने कपड़ों को देखा नहीं था, बस कल जो एहसास ने उसे पहनने के लिए दिए उसने वो चुपचाप पहन लिया। एहसास उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, रूम में जाओ, क्लोजेट है उसकी लेफ्ट साइड में, सारा तुम्हारा ही सामान है, इसलिए तुम देख लेना तुम्हें क्या क्या चाहिए, और हो सके तो आज ब्लैक कलर का कुछ पहनना प्लीज़। ये बोलकर एहसास ने अब रूहानी का हाथ छोड़ दिया तो रूहानी तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। एहसास को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि रूहानी कौन से कपड़े पहनेगी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन एहसास जानना चाहता था कि उसने रूहानी के दिल में हलचल पैदा की थी या नहीं। अगर रूहानी ने ब्लैक कलर का सूट पहना, मतलब साफ है कि आग तो एहसास लगा चुका है, अब बस उसे ये आग और ज़्यादा तेज करनी है। और अगर रूहानी ने ब्लैक कलर का सूट नहीं पहना, मतलब एहसास को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब वो जल्दी से ब्रश करने लगा ताकि वो शावर लेकर वापस रूम में जाए और देख सके कि आखिर रूहानी ने पहना क्या है। लेकिन तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई, पर उसे रूहानी कहीं नज़र नहीं आई। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी। वैसे तो उसे कन्फर्म था कि रूहानी अरोड़ा मेंशन से बाहर नहीं जा सकती, गार्ड्स को उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे। लेकिन कहीं रूहानी उसकी हरकतों से परेशान होकर किसी तरह घर से बाहर तो नहीं निकल गई। ये सोच सोचकर उसकी जान हलक में अटक रही थी। इस वक्त वो टॉवेल में था, लेकिन फिर भी वो तुरंत बाहर की तरफ आया और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी अचानक ही वो जोरों से किसी से टकराया, और वो किसी और से नहीं, रूहानी से ही टकराया था। रूहानी के हाथ सीधा उसकी चेस्ट पर आए और एहसास ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया था। अगले ही पल उसकी नज़रें रूहानी के चेहरे पर गई और वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया।
बाकी तो वो कुछ देख ही नहीं पाया। उसकी जान तो रूहानी के माथे पर लगी ब्लैक कलर की बिंदी ने ही निकाल ली थी। इस वक्त एहसास की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज थी, जो रूहानी भी महसूस कर सकती थी। रूहानी के हाथ उसकी चेस्ट पर थे। इस वक्त एहसास सिर्फ टॉवल में था। इस बात पर एहसास का ध्यान तो नहीं था, लेकिन रूहानी के होश उड़े हुए थे और बाकी सब लोग जो डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो रहे थे, उनकी नज़रें भी एहसास पर ही थी। रूहानी धीमे से बोली, आप क्या कर रहे हैं एहसास सर? उसके मुंह से इस तरह से अपना नाम सुनकर एहसास की धड़कनों ने तो जैसे और भी तेज रफ्तार पकड़ ली। उसने अब रूहानी के नाजुक से लबों की तरफ देखा और फिर धीमे से बोला, मुझे कुछ हो रहा है रूहानी भी बहुत धीमी आवाज़ में बोली, सब लोग हमें देख रहे हैं और ख़ासकर आपको, क्योंकि आप टॉवल में हैं एहसास सर। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए और जाकर अपने कपड़े पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर एहसास को अब जाकर महसूस हुआ कि वो टॉवल में भागता हुआ नीचे तक आ गया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो बचपन से ही इस हालत में कभी किसी के सामने नहीं गया। इस उम्र में जाना तो दूर की बात। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मैं क्या करूँ रूह? मैं तुम पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें देखता ही रहूँ। मैंने तो तुम्हें ब्लैक ड्रेस पहनने के लिए कहा था, लेकिन मेरी नज़रें तो तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तुम्हारी ड्रेस मैं क्या ही देखूँ? उसकी बात सुनकर रूहानी के गाल लाल होने लगे थे। तभी अचानक से शकुंतला जी की आवाज़ एहसास के कानों में गूंजी, कभी अपनी इस जवान दादी को भी देख ले, इसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। उनकी आवाज़ सुनकर एहसास ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया और बोला, कसम से अभी आपने जो किया ना दादी, इसके बाद मेरा मन कर रहा है जब भी आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ या मूवी देख रही होंगी ना, मैं ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करूँगा। तब जाकर आपको फील होगा कि आपने अभी अभी मेरे साथ क्या किया। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी नज़रें रूहानी की तरफ घुमा दी और इस बार एक नज़र उसके चेहरे को देखकर वो अपनी नज़रों को नीचे की तरफ ले गया और फिर पूरी तरह से रूहानी को देखने लगा। ब्लैक कलर के फ्रॉक सूट में रूहानी कयामत से कम नहीं लग रही थी। अब उसे देखकर एहसास की जान कैसे ही ना निकले। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं अपने कपड़े पहनूं? रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और हल्का सा अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कसमसाई, क्योंकि एहसास ने अभी भी उसे कमर से पकड़ा हुआ था और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ भी चुके थे। रंजन जी भी एक दो बार अपना गला खराश चुके थे, लेकिन एहसास को जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। एहसास रूहानी को देखकर तुरंत बोला, तो फिर मेरी हेल्प करो ना, मेरे साथ हमारे रूम में चलो, वहाँ पर तुम मुझे कपड़े निकाल कर देना, मैं उन्हें पहन लूँगा। और अगर पहनने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे वो कपड़े भी पहना देना। रूहानी उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जल्दी से बोली, पहले आप मेरी कमर से अपना हाथ तो हटाइए, उसके बाद ही मैं आपके साथ चलूँगी ना एहसास जी। एहसास मुस्कुराते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, ओ गॉड, एक तो अब मुझे अपने नाम से ही प्यार हो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ रूहानी की कमर से हटा दिया था, लेकिन अगले ही पल रूहानी अब डाइनिंग टेबल की तरफ भाग गई। एहसास हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। रूहानी चेयर पर बैठे हुए बोली, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, क्या मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ? ये बोलते हुए उसकी नज़र मानसी जी पर थी। मानसी जी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वो जानती थी कि रूहानी एहसास से जानबूझकर भागते हुए इधर आई है। वो झट से बोली, क्यों नहीं, बस 5 मिनट रुको। एहसास घूरते हुए रूहानी की तरफ देख रहा था और रूहानी भी अपनी चोर नज़रों से उसे देख रही थी। एहसास मुंह बनाते हुए बोला, मतलब मेरी रूह मेरे पास आते ही अपना दिमाग भी चलाने लगी। नॉट बैड, बट यहाँ पर अपना दिमाग चलाना तुम्हें थोड़ा महंगा पड़ सकता है रूह। जस्ट वेट एंड वॉच, अब मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ भाग गया। उसने अपना टॉवेल पकड़ लिया था, जैसे अब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो किस हालत में खड़ा था। उसे भागते हुए देखकर मुस्कान और शकुंतला जी की हंसी छूट गई थी।
उन्हें हंसते हुए देख रूहानी को शर्म आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि एहसास उसके लिए ही तो यूं टॉवल में नीचे आया था। मुस्कान रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या भाभी, आपके गाल क्यों लाल हो रहे हैं? शर्माना तो भाई को चाहिए, कैसे टॉवल में नंगू पुंगू होकर पूरे घर में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बजाय आप शर्मा रही हैं। उसकी इस बात पर रूहानी के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। शकुंतला जी भी तुरंत बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें रूहानी, आज तक जो नज़ारा किसी ने नहीं देखा वो तुम्हारी वजह से हम सब ने देख लिया। अब आगे चलकर और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। आज तो चलो टॉवेल था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बिना टॉवेल। अभी वो बोल ही रही थी कि रूहानी तो शर्म के मारे ज़मीन में गिरने को हो गई। मानसी जी तुरंत बोली, कैसी बात कर रही हैं आप भी मॉम, क्यों छेड़ रही हैं आप रूहानी को? देखिए ना, बेचारी बच्ची का क्या हाल कर दिया आपने, कैसे कश्मीरी सेब बन गई है हमारी रूहानी। रूहानी का चेहरा सच में इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल नजर आ रहा था, लेकिन जब उसने मानसी जी के मुंह से हमारी रूहानी सुना तो उसने तुरंत नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। इस वक्त वो बयान नहीं कर सकती थी कि उसे कैसा फील हो रहा था। कभी किसी ने उसे ऐसा प्यार दिया ही नहीं, इसलिए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई और सबको लगा कि शायद उनके छेड़ने की वजह से रूहानी को तकलीफ हो रही है। मानसी जी झट से उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? रूहानी, अगर तुम्हें हमारी बातों का बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी बेटा, हम लोग तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। रूहानी हल्का सा सुबक कर बोली, मैं आपकी बातों से हर्ट नहीं हुई हूँ आंटी जी, मुझे आपके मुंह से हमारी रूहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर पता नहीं क्यों साथ में रोना भी आ गया। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू अपने आप आ गए। उसकी इस बात पर मानसी जी की आंखें भी गीली हो गई थी। उन्होंने तुरंत रूहानी के माथे पर अपने होठ रखकर उसे बड़ी आत्मीयता से चूम लिया और बोली, अब हम हमारी रूहानी को हमारी रूहानी ना कहें तो और क्या कहें बेटा? शकुंतला जी झट से बोली, रूहानी हमारी कहाँ है, ये तो एहसास की है। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी हमारी भी है, लेकिन 99% तो बेशरम एहसास की ही है। उनकी बात पर रूहानी अब एक बार फिर से शर्माने लगी थी। ना चाहते हुए भी एहसास का नाम भी उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग लाने लगा था। शकुंतला जी एक बार फिर से बोली, चलो अब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये हमारे छेड़ने से नहीं रो रही, मतलब आगे चलकर हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। रूहानी ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ एहसास नीचे की तरफ आया और आकर रूहानी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। रंजन जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है, आजकल बड़ी जल्दी रेडी होने लगे हो तुम? एहसास मुंह बनाते हुए बोला, तो और क्या करूं, आपके साथ तो मॉम होती हैं आपके रूम में, इसलिए आपको वक्त लग जाता है रेडी होने में, लेकिन मैं तो अपने रूम में अकेला था, कोई मेरी हेल्प भी नहीं करता। ये बोलते हुए उसकी नज़रें रूहानी पर थी। रूहानी को साफ पता चल रहा था कि वो उससे शिकायत कर रहा है। मानसी जी अपनी जगह से उठी और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, अब जल्दी से सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दो। ये बोलते हुए वो खुद रंजन जी के साथ बैठ गई थी। उनके जाते ही एहसास ने रूहानी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपने दोनों हाथ आपस में उलझाए हुए थे, लेकिन अब उसका एक हाथ पूरी तरह से एहसास के हाथ में उलझा हुआ था। एहसास एक बार फिर से उसकी धड़कनों को बढ़ाने में लगा था। वही एहसास हल्का सा उसकी तरफ झुककर बोला, मेरे साथ रूम में नहीं आई थी ना तुम, अब ये उसी की पनिशमेंट है। रूहानी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। रूहानी अपने एक हाथ से ब्रेकफास्ट कर रही थी। मानसी जी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ रूहानी, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? अगर खाने में मसाले वगैरह ऊपर नीचे हैं तो मुझे बता दो ना बेटा, मैं उसी हिसाब से तुम्हारे लिए बनवा दिया करूँगी। रूहानी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं सब कुछ अच्छा है आंटी जी। मानसी जी मुस्कुराई और फिर एहसास की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पोहा कैसा लगा? एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैसे तो आप बहुत टेस्टी पोहा बनाती हो मॉम, लेकिन आज तो बात ही अलग है, सच में मन कर रहा है कि आपके हाथ चूम लो। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पोहे में कुछ जादू कर दिया हो।
तभी अचानक से शकुंतला जी बोली, ओ जादूगर सम्राट, आज पोहा तेरी वाली ने बनाया है। अगर चुम्मा चाटी करनी है तो इंतजार किस बात का, तेरे साथ ही तो बैठी है, शुरू हो जा। उनकी बात सुनकर रूहानी के होश उड़ गए। उसने तुरंत एहसास की तरफ देखा, क्योंकि उसे भी कोई भरोसा नहीं था। अगर एहसास यहीं पर शुरू हो जाए तो वही एहसास के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसने खुद कहा था रूहानी से कि उसे उसके हाथों का बना कुछ खाना है, लेकिन इधर उधर की बातों में वो ये तो भूल ही गया था। पर अब अपनी रूह के हाथों से बना हुआ पोहा खाकर तो उसकी रूह को सुकून मिल गया था। अब ऐसे में वो अपनी रूह को प्यार ना करे तो और क्या करे। रूहानी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं बस अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी। एहसास उसे रोकता उससे पहले ही रूहानी एक झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर ऊपर की तरफ भाग गई। उसे जाते हुए देख एहसास के चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। मानसी जी एहसास की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन एहसास ने उन्हें रोकते हुए कहा, आई नो मॉम, आप क्या कहना चाहती हैं, बट डोंट वरी, मैंने भी डिसीजन ले लिया है। ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगा और बाकी सब भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद सब लोग फ्री हो गए थे और रूहानी भी रेडी होकर नीचे आ गई थी। उसने अपने हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोली, चलें सर। ये बोलते हुए उसकी नज़रें वहीं आसपास घूम रही थी। वो देख रही थी कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। तभी एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने डिसीजन ले लिया है रूह, तुम ऑफिस नहीं जाओगी। रूहानी हैरानी से एहसास की तरफ देख रही थी। उसका डिसीजन सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, ना ही कोई फालतू की लीव ली है, ना ही आपको परेशान किया, आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर एहसास भी हैरान रह गया। वो झट से रूहानी के बिल्कुल करीब हुआ, उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हें किसने कहा रूह कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें रेस्ट दे रहा हूँ। तुम ऑफिस जाओगी तो तुम्हें रेस्ट कहाँ से मिलेगा, और देखो तुम्हारा चेहरा, कितनी थकी हुई लग रही हो तुम, अगर 2-4 दिन रेस्ट करोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। रूहानी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझे कोई रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और मैंने तो रेस्ट मांगा भी नहीं, तो फिर आप मुझे रेस्ट क्यों ही दे रहे हैं। आपने मुझे जॉब से निकाल दिया ना, आप अपने लिए कोई और पर्सनल असिस्टेंट रख रहे हैं तो रख लीजिए, मुझे भी आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनना। आप मुझे एक बार फिर से क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, मैं वहाँ पर अपना काम कर लूँगी, लेकिन कम से कम मुझे नौकरी से निकालिए तो मत। उसकी बात सुनकर एहसास का दिल तड़प उठा था। उसकी रूह कुछ भी करने को तैयार थी, सिर्फ निष्कर्ष के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने कंधों पर इसलिए उठाई हुई थी क्योंकि उसे उस फ्लैट का रेंट देना था। ना जाने कितना ही खाना वो निष्कर्ष के लिए बनाकर वेस्ट करती थी, ना जाने कितनी ही चीज़ें वो निष्कर्ष के लिए खरीद कर लाती थी, जिनमें पैसे तो चाहिए ही होते हैं, और वो पैसे उसे सैलरी से ही तो मिलेंगे। उसने अब पूरी तरह से रूहानी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, क्या तुम्हें इस बात की टेंशन है कि अगर मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा तो तुम्हारे पैसे कटेंगे, तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी और मैं किसी और को जॉब पर रख लूँगा। रूहानी ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और बोली, देखिए मुझे नहीं चाहिए रेस्ट, मुझे बस काम करना है ताकि मैं अच्छे से अपना खर्चा मेंटेन कर सकूं। मुझे प्लीज़ ऑफिस आने से मना मत कीजिए, आप जो कहते हैं मैं वो कर तो रही हूँ, आपके साथ आपके घर पर भी रह रही हूँ, तो फिर। वो तो अभी बोल ही रही थी कि एहसास ने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा नहीं है बच्चा जैसा तुम सोच रही हो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि अब तो तुम खुद वहाँ की ओनर हो। ये एहसास अरोड़ा वहाँ का सीईओ है, लेकिन देखना बहुत जल्दी तुम ऑफिशियली भी वहाँ की ओनर बन जाओगी।
उसकी बातें सुनते हुए रूहानी हैरान हो रही थी। वो झट से बोली, मुझे नहीं बनना वहाँ का ऑनर, मुझे बस वहाँ पर जॉब। एहसास ने एक बार फिर से उसकी बात बीच में काट दी और बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हें क्या बनाना है और क्या नहीं। एक बात अब मेरी कान खोल कर सुनो, तुम बेशक से ऑफिस आओ या ना आओ, तुम्हें सैलरी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब तो तुम खुद सबको सैलरी देने वाली हो। अब तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तो फिर तुम्हें सैलरी की टेंशन क्यों लेनी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सैलरी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें हर महीने पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ऑफिस आने के नहीं, बल्कि ऑफिस ना आने के। अब तो तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करोगी ना। रूहानी उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके 5 लाख रुपए। आप अपने 5 लाख रुपए अपने पास रखो, मुझे तो आपके साथ ऑफिस ही जाना है, मुझे काम करना है और फिर अपनी वो सैलरी लेनी है जो आप मुझे पहले देते। उसकी इस बात पर अब एहसास ने एक गहरी सांस ली। वो रूहानी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो वो ज़बरदस्ती झेलने की हालत में थी और ना ही एहसास अपनी रूह को टेंशन देना चाहता था। इसलिए वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम्हारी सैलरी भी मेरे हिसाब से होगी। पहले मैं तुम्हें 1.5 लाख के आसपास दे रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें मुझे मना नहीं करना है। अगर तुमने मुझे मना किया फिर मैं तुम्हें पक्का जॉब से निकाल दूंगा। रूहानी अब एक बार फिर से दुविधा में फंस गई थी, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपनी जॉब तो चाहिए थी, इसलिए उसने अपना चेहरा हामी हिला दिया। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे सब मंजूर है, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। अब आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। एहसास उसकी बात सुनकर सोच रहा था कि उसे कितनी मासूम सी बीवी मिलने वाली है। जहाँ वो सोचता था कि लड़कियाँ बहुत चालबाज होती हैं, वहाँ उसकी रूह को तो ऐसा कुछ आता ही नहीं था। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब चलें फिर ऑफिस। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। एहसास आगे बढ़ गया, लेकिन रूहानी एकदम से रुक गई और बोली, वो मैं। एहसास ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ। रूहानी मासूमियत से बोले, ऑफिस में तो हम लंच लेकर जाते हैं ना, पहले तो मैं अपने घर से अपना लंच बनाकर ले जाती थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर क्या खाऊंगी। क्या मैं अंदर किचन से कुछ खाना पैक कर लाऊं? अगर खाना फालतू बना होगा तो, वरना मैं रात को ही आकर खा लूँगी, पर एक बार चेक कर लूँ। एहसास उसके मासूमियत से भरे सवालों पर मुस्कुरा रहा था। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। रूहानी को अपना लंच लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रूहानी के लिए अब सब चीज़ खुद एहसास ही देखने वाला था। और ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी रूह को भूखा रहने दे। बल्कि उसने तो उसके लिए और भी बहुत कुछ प्लान कर लिया था, जो अब ऑफिस जाकर ही रूहानी को पता चलने वाला था। एहसास रूहानी को लेकर गाड़ी में बैठा। अभी वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर अयान का कॉल आया। अयान जिंदल, जो कि एहसास का इकलौता दोस्त था और साथ ही एक नामी बिजनेसमैन भी था। एहसास ने कॉल अटेंड किया तो रूहानी तुरंत बोली, अगर आपको बात करनी है तो गाड़ी साइड में लगा दीजिए ना सर, अगर बात करते करते हमारा एक्सीडेंट हो गया तो। उसकी बात सुनते हुए एहसास के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसने गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पर डाल दी और अपने फ़ोन कान से लगाकर अपने दूसरे हाथ से रूहानी का हाथ पकड़ लिया, तो रूहानी और भी ज़्यादा शॉक्ड रह गई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आया कि उसने एहसास को ऐसी एडवाइस दी ही क्यों। वही एहसास बस उसका डर दूर करना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बात करने लगा। सामने से अयान की आवाज़ आई, अबे यार, मेरे हेलो का जवाब तो दे दे, यहाँ पर मैं पहले ही टेंशन में हूँ और तू है कि फ़ोन उठाकर बात भी नहीं कर रहा। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, मैं बोलूँ तो तब जब मुझे मेरी वाली बोलने दे। उसने मुझे फ़ोन पर बात करने को मना किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना बस सामने से सिर्फ तुम्हारी सुन लो। उसकी बात सुनते हुए रूहानी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। अगर एहसास को सच में उसकी बात माननी थी तो फ़ोन उठाना कौन सा ज़रूरी था। बाद में भी तो वो अयान की कॉल रिसीव कर सकता था ना। अयान हैरानी से बोला,
पहले तो ये बता कि ये तेरी वाली कौन है और तू कोई इस लाइन में आया? तुझे तो लड़कियां पसंद नहीं थी ना? आई मीन लड़कियां तो पसंद थी, लेकिन लड़कियों से रिलेशन वगैरह बनाना और ये प्यार जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था ना? तो अब ये तेरी वाली कहाँ से आई? एहसास ने उसका सवाल सुनकर रूहानी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए ही बोला, जन्नत से आई है और जन्नत का ही एहसास करवाती है। उसकी बात सुनकर अब रूहानी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। अयान फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, एक तेरी वाली है जो जन्नत का एहसास करवाती है और एक मेरी वाली है जो मुझे नरक के दर्शन करवाने पर तुली हुई है। आज मेरी लास्ट हियरिंग है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दिव्या से शादी करना मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। अगर उसकी जगह कोई और होती तो मैं इतना नहीं सोचता। मुझे सोइल मनी देनी पड़ती मैं दे देता, लेकिन उस दिव्या को मेरा एक फूटी कौड़ी देने का मन नहीं करता। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ अरेंज करवा सकता हूँ और वो है जहर, जिसे खाकर वो भी मर जाए। और उसका बॉयफ्रेंड निस। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से उसे फ़ोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एहसास ने भी तुरंत फ़ोन साइड में किया और गाड़ी की ब्रेक लगाई। उसकी नज़रें रूहानी पर थी जो अभी अभी ज़ोरों से चिल्ला रही थी क्योंकि उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकराने वाली थी। हालांकि उसमें एहसास की कोई गलती नहीं थी। सामने वाला ही रॉन्ग साइड से आ रहा था और बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त नशे में था, इसलिए उसकी गाड़ी भी बार बार इधर उधर घूम रही थी। एहसास रूहानी के गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, तुम ठीक तो हो ना रूह? तुम इस तरह से क्यों चिल्लाई? रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देख रही थी। उसकी सांसें इस वक्त बहुत ज़्यादा गहरी चल रही थी। वो गुस्से से एहसास की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको कहा था ना कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात मत कीजिए, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। अगर अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो? एहसास बड़े प्यार से बोला, पर बच्चा हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। सामने वाला गाड़ी गलत चला रहा था ना? रूहानी ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेशक से गलती किसी की भी हो, लेकिन जान तो हमारी भी जाती ना। मुझे आपके साथ अब कहीं जाना ही नहीं है। मैं ऑटो से ही ऑफिस चली जाऊंगी। वैसे भी अब तो आपने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी, तो मुझे ऑटो के पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई और एहसास उसकी तरफ देखता ही रह गया। मतलब यहाँ तो उसके पैसे उसे ही प्रॉब्लम दे रहे थे। उसने रूहानी की तरफ देखा जो सामने की तरफ जाकर खड़ी हो गई थी और अब ऑटो का वेट कर रही थी। अगले ही पल एहसास के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और फिर कुछ ही पलों में एक ऑटो रूहानी के सामने आकर रुका। रूहानी झट से ऑटो में बैठ गई और बोली, अरोड़ा इंडस्ट्रीज। ऑटो ड्राइवर ने भी गाड़ी अरोड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ा दी, लेकिन तकरीबन 2 मिनट बाद ही ऑटो ड्राइवर ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगा। उसकी आवाज़ सुनते हुए रूहानी को अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये आवाज़ कहीं तो सुनी है। हालांकि उस ऑटो ड्राइवर के बोलने का तरीका बहुत अलग था। ऐसी लैंग्वेज उसने कभी सुनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अलग ही दुनिया की लैंग्वेज हो, शायद फॉरेन की। लेकिन रूहानी को बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर उसे गुस्सा जरूर आ रहा था क्योंकि एहसास की गाड़ी से वो इसीलिए बाहर निकली क्योंकि एहसास गाड़ी ड्राइव करते वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था और यहाँ ये ऑटो ड्राइवर भी उसी काम पर लगा हुआ था। लेकिन अब वो ऑटो ड्राइवर को डांट तो नहीं सकती थी, पर जब अचानक से एक खड्डा आया और ऑटो एक तरफ लुढ़कने को हुआ तो रूहानी गुस्से से बोली, अगर आपको फ़ोन पर ही बात करनी है तो साइड में लगा कर लीजिए ना भैया। आप ऑटो चलाते हुए बात क्यों कर रहे हैं? अगर एक्सीडेंट हो गया तो? उस ऑटो ड्राइवर ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन पर बात करता रहा। उसकी इस हरकत पर रूहानी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। कुछ देर बाद ही उस ऑटो वाले ने ऑटो रॉन्ग साइड ले जाना शुरू कर दिया। रूहानी झट से बोले, अरे भैया, फ़ोन पर बात करते करते आपको पता नहीं चला आप रॉन्ग साइड पर ऑटो ले आए हैं। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है।
वो ऑटो ड्राइवर आगे लगे मिरर में से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अजी मैडम पूछिए मत, हमें भी आपकी जान कितनी प्यारी है। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें रूहानी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए रूहानी को उसकी आंखों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वो आंखें भी उसे जानी पहचानी लग रही थी। रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ ही देर में सब ऑटो अरोड़ा इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुका। रूहानी ऑटो से उतरने लगी, लेकिन तभी एहसास ने ऑटो अंदर की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी हैरान रह गई, क्योंकि ऑटो को अंदर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज तो गार्ड ने उन्हें रोका ही नहीं, क्योंकि अब तो एहसास ने मास्क उतार दिया था। रूहानी ऑटो से उतरी और अपने पर्स से पैसे ढूंढने लगी। तभी एहसास ने अपने सर पर लपेटा हुआ कपड़ा हटाया और बोला, तुम्हारी वजह से मेरी एक मीटिंग खराब हो गई। 10 बजे की मीटिंग थी, लेकिन अब 10:30 बज गए। तकरीबन 50 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा, और ऊपर से इतने खड्डे थे सड़क पर, मेरी कमर और टूट गई। ये बोलते हुए उसकी नज़रें रूहानी पर थी और रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो भी जानती थी कि एहसास की 10 बजे की मीटिंग है, लेकिन उसे लगा कि वो ऑटो में बैठी है तो एहसास तो इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया होगा। लेकिन अब उसे ऑटो ड्राइवर के गेटअप में देखकर वो शॉक्ड रह गई थी। वो तुरंत बोली, आप ऐसे ड्राइवर के गेटअप में? एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ गाड़ी में नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऑटो में ही चलूं। अब तुम मुझे ऑटो में बैठने देती या नहीं देती, इस बात का रिस्क तो मैं नहीं ले सकता था, इसलिए मैं ड्राइवर ही बन गया। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें घुमाई और फिर अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर अभी अभी उधर आकर खड़े हुए लड़के को दिया, जिसका वो ऑटो था। उस ऑटो वाले ने उस पैसे की तरफ देखा। उससे एक सवारी के मुश्किल से 40-50 रुपए मिलते थे, लेकिन एहसास ने उसे तकरीबन 10-1200 रुपए दे दिए थे। रूहानी अभी भी हैरानी से एहसास की तरफ देख रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एहसास ऐसा कुछ करेगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको ऑटो में आने की ज़रूरत नहीं थी। एहसास झट से बोला, कहाँ ना, जहाँ जहाँ तुम वहाँ मैं। अब तुम ये खुद डिसाइड करो कि आइंदा से तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में आना है या ऑटो में। मुझे बिठाकर मेरी कमर की धज्जियाँ उड़ानी है, सच में दर्द हो रहा है मुझे। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर को पकड़ा हुआ था और हल्का हल्का दबा रहा था। उसे यूं देखकर अचानक ही रूहानी की हंसी छूट गई। आज उसने पहली बार किसी लड़के को ऐसी शिकायत करते हुए देखा था, वरना आज तक तो उसने लड़कियों के मुंह से ही ऐसी शिकायतें सुनी थी। उसे हंसते हुए देख एहसास जैसे अपना दर्द भूल गया। उसके खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। हंसते हंसते ही रूहानी ने महसूस किया कि यह एहसास उसे कितनी गहरी नज़रों से देख रहा है, तो उसकी हंसी कम होने लगी। उसने अपना चेहरा झुका लिया। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम यहाँ पर खड़ी यूं ही मुझ पर हंसती रहोगी या फिर अंदर भी चलोगी? 10:30 बजे वाली मीटिंग तो बर्बाद हो गई, 11:30 बजे वाली भी हम अटेंड कर पाएंगे या नहीं? उसकी बात सुनकर रूहानी ने तुरंत अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। एहसास एक बार फिर से मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंदर आते ही रूहानी अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। यह एहसास का मन तो बहुत कर रहा था कि उसके पीछे उसके केबिन में ही चला जाए, लेकिन फिलहाल सच में उसकी कमर दर्द से जान निकल रही थी। वहीं रूहानी अपने केबिन में आकर बैठी, लेकिन उसके कानों में बार बार एहसास की कही हुई बातें गूंज रही थी। अचानक ही उसने सामने बने हुए कैबिनेट की तरफ देखा और फिर जल्दी से आकर उसे खोला तो उसे एक मेडिकल बॉक्स नज़र आया। वो जानती थी कि वहाँ पर वो बॉक्स रखा है। जब वो नई नई केबिन में आई थी तब उसने उसे केबिन पूरी तरह से चेक किया था। उसने तुरंत उस मेडिकल बॉक्स में से पेन रिलीफ बाम निकाली और फिर उसे लेकर एहसास के केबिन की तरफ बढ़ गई। वहीं एहसास अपनी चेयर पर बैठा था और सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जहां उसने रूहानी के केबिन की लाइव फुटेज ऑन भी कर ली थी। जहां उसने रूहानी को वो पेन रिलीफ बाम निकालते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल उसने लैपटॉप ऑफ कर दिया था और चेयर पर पीछे कमर लगाकर बैठ गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे सच में उसकी दर्द से जान निकल रही हो।
रूहानी ने केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ झांकने लगी। एहसास को ऐसे देखकर अब उसे और भी बुरा लगा, ये सोचकर कि एहसास के इस दर्द की वजह तो वही है। वो मायूसी से बोली, मैं अंदर आ जाऊं सर? एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो मेरे दिल में आ चुकी हो रूह, यहाँ केबिन में अंदर आने से पहले परमिशन क्यों मांग रही हो? उसके जवाब पर रूहानी ने अपनी नज़रें इधर उधर चुरानी शुरू कर दी। वो अंदर की तरफ आई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बाम टेबल पर रखते हुए बोली, आप इसे लगा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसे मैं लगा तो लूँ, लेकिन मेरा हाथ मेरी कमर तक नहीं जाएगा रूह, प्लीज़ इसे तुम लगा दो ना। रूहानी झट से बोली, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कल मैंने आपको मॉइस्चराइज़र लगाया था, लेकिन आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप इसे खुद ही लगा लीजिए या फिर किसी और को बुला लीजिए, वो अच्छे से ये बाम आपको लगा देगी। एहसास झट से बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैं किसी को बुला तो लूँगा। तुमने प्रीति को देखा है ना, जिसका इसी फ्लोर पर केबिन है, उसे बुला लेता हूँ। लेकिन अगर उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया तो? रूहानी एहसास की तरफ हैरानी से देख रही थी। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या? अगर प्रीति ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया तो? मान लो उसे ये बाम मैं लगाने के लिए अपने पास बुलाऊंगा, वो मुझे टच करेगी। टच करते हुए अगर उसने मुझे इधर उधर टच किया, जहाँ टच करने से मुझे कुछ कुछ होने लगा तो? अगर मैंने खुद पर कंट्रोल खो दिया तो? अगर हम दोनों के बीच कुछ हो गया तो? और अगर उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो? उसकी बातें सुनते हुए ही रूहानी ने अपने कानों पर अपना हाथ रख लिया था। वो जल्दी से बोली, बस 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 कीजिए सर, कितना बोलते हैं आप? एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अंदर चलें? रूहानी झट से बोली, क्यों, बाहर ये बाम नहीं लग सकता क्या? एहसास बेहद मासूमियत से बोला, लग तो सकती है, लेकिन अगर लगा ही रही हो तो अच्छे से लगाओ ना, और अगर नहीं लगा सकती तो बता दो, अभी प्रीति अपने काम में बिजी नहीं हुई होगी। रूहानी ने उसकी बात सुनी और तुरंत रूम के अंदर चली गई। एहसास भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और अंदर आते ही उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। रूहानी ने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई और दूसरे ही पल अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एहसास ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और फिर शर्ट नीचे फेंक कर खुद बिस्तर पर आकर लेट गया। उसका पेट बिस्तर से लगा हुआ था और उसकी पीठ ऊपर की तरफ थी। उसे यूं देखते हुए रूहानी को कुछ अजीब सा फील होने लगा था। वो सारे पल जो उसने अब तक एहसास के साथ बिताए थे, वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। जैसे तैसे वो आगे की तरफ आई और अपने हाथ में बाम लेकर उसने अपना हाथ एहसास की कमर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ एहसास की कमर को छू भी नहीं पा रहा था। वो इस वक्त गहरी सांसें ले रही थी और उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था। एहसास अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाकर उसे ही देख रहा था और उसके दिल में होती हुई हलचल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। इसलिए उसने खुद ही बिना उसकी तरफ घूमे ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कमर पर रख दिया तो रूहानी की हल्की सी सिसकी निकल गई। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। वहीं एहसास उसके हाथ को अपनी कमर पर हल्का हल्का चलाते हुए बोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें रूह, तुम सिर्फ मुझे ये बाम लगाओ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अब रूहानी के हाथ से हटा लिया और रूहानी ने भी अपना हाथ अब पीछे की तरफ नहीं खींचा। बस धीरे धीरे उसे एहसास की कमर पर चलाती रही और उस बाम को उसकी पूरी कमर पर फैलाती रही। कुछ देर बाद जैसे ही वो पीछे की तरफ हटने लगी, एहसास अचानक से उसकी तरफ घूमा और अगले ही पल उसने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी सीधा उसके सीने पर आ गिरी। वो एकटक नज़रों से एहसास की तरफ देख रही थी और एहसास ने अब अपना हाथ उसके गाल पर रख दिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस बाम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा हाथ लगने से मेरा दर्द ज़रूर गायब हो गया है रूह। रूहानी ने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और बोली, छोड़िए मुझे, मुझे बाहर जाना है, बहुत सारा काम करना है। एहसास बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं।
इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए रूहानी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली। आप इस तरह की बातें मत किया कीजिए। पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सा महसूस होता है। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ निष्कर्ष से प्यार करती हूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ होने लगता है। उसकी बात पर एहसास मुस्कुराया। अचानक ही उसने रूहानी की कमर पर अपना हाथ रखा और एकदम से गोल घूम गया तो अब रूहानी नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी और एहसास उसके ऊपर था। उसकी नज़रें रूहानी के माथे पर थी जहाँ वो ब्लैक बिंदी लगी हुई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेरे कहने पर ही ये ब्लैक ड्रेस पहनी है ना उसके सवाल पर रूहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। एहसास ने अब उसके हाथ से वो वाम की डिब्बी ली और उसे साइड में रखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हें जो कुछ कुछ होता है वो क्यों होता है रूहानी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। एहसास ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और फिर उसके हाथ को बड़ी ही शिद्दत से चूमते हुए बोला, क्योंकि तुम मुझे फील करने लगी हो जैसे मैं तुम्हें फील करता हूँ तुम भी मुझे महसूस करने लगी हो। तुम्हें भी मुझसे प्यार होने लगा है। ये बोलते हुए अब उसने रूहानी की गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। रूहानी का दूसरा हाथ बेडशीट पर कस गया और एक बार फिर उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकल गई थी। मेरे व्यूअर इतने कंजूस तो नहीं थे। आप लोग कमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करने लगे हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके अगला पार्ट बनाने के लिए। अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तो मुझे पता तो चलेगा कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। क्योंकि जितनी भी कमेंट आ रहे हैं सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।